हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हम कर रहे हैं फाइनल पार्ट, जो मेरा सबसे फेवरेट होगा। पता नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से देखा, बाकी मुझे तो खुद से पे गुस्सा आ रहा था। पता नहीं कैसे मैं कंट्रोल करके सब सुन रही थी। तो अब हम देखेंगे फाइनल पार्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ आर्टिकल 370 रिमूवल। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं ये एक और पॉइंट था कि महाराजा रंजीत सिंह ने इतनी मेहनत करके ये सारा एरिया जो है इंडिया को दिया था। राइट, अपने आप तो कोई चीज़ मिलती नहीं है। महाराजा रंजीत सिंह ही थे जिनकी सिख एम्पायर के वजह से पूरा कश्मीर हमारे पास आया था। ये पहली पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जो बड़ी हुई करती थी, अब छोटी हो गई है। दुख की बात है। पूरे वर्ल्ड में आपको एक यही एग्जांपल आएगा इंडिया का, जो इंडिया इतना ह्यूज होता था और आज छोटा सा है। और वो चाइना देखो, रिवर्स गियर, जो छुटकू सा होता था इतना बड़ा हो गया और बड़ा होने ये बड़ी दुख की बात है। और ये क्योंकि लीडर सही नहीं रखे थे। बिल्कुल। तो चलो, और इसके बाद जो बाकी पहले पार्ट्स हैं वो भी जरूर देख लें, अगर नहीं देखे वो भी इसी चैनल के अंदर होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। होती है NJ 9842 तक। यही लाइन LOC है जहां पे लड़ाई रुकी थी। इसके बाद कई सालों बाद इंडिया को पता चलता है कि पाकिस्तान इस एरिया को लेने का प्लान कर रहा है। तो इंडिया सियाचिन ग्लेशियर जो था उसके अंदर भी अपनी आर्मी बैठा देती है, जिससे NJ 9842 से बढ़ के LOC जो है वो यहां तक हो गई। इस पॉइंट को इंदिरा कोल कहा जाता है। फिर आगे चल के आपको पता है कि चाइना ने हमसे ये पार्ट ले लिया। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये 3 पार्ट में चल रहा है। ये पार्ट जिसको सक्शाम वैली बोलते हैं, तो ये पार्ट तो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। बाकी जो एरिया है उसको पाकिस्तान ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब उसने दिया तब भी हमने कुछ नहीं किया, जिसको पाकिस्तान खुद चला रहा है। और दूसरा ये मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला एरिया, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर के नाम से बुलाता है। इसको पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट कहता है। यहाँ पे इन्होंने एक अलग से प्रेसिडेंट, PM ये सब अपॉइंट कर दिए। हालांकि चलाता इसको पाकिस्तान ही है। और अब बात करते हैं कि जो आर्टिकल 370 है ये हटा कैसे। तो देखिए, होता क्या है कि सेम टाइम पे बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बहुत तेजी से ऊपर आ रही थी। और बीजेपी के जो नेता थे वो आर्टिकल 370 और नेहरू जी ने जिस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को डील किया था, इससे बहुत गुस्सा थी। इनफैक्ट बीजेपी ने आगे चल के अपने मैनिफेस्टो में भी डाल रखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आर्टिकल 370 को हटा देंगे। उस टाइम पे मोदी जी ऐसे धरना देते थे, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। और आपने नारे भी सुने होंगे बीजेपी के नेताओं के मुंह से कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे तो वह नहीं ही चलेंगे। लेकिन हो ये रहा था कि बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चुनाव तो लड़ रही थी, लेकिन उतनी सीट्स नहीं मिल रही थी। और फिर इसके बाद ईयर आता है 2014 और फिर 25 नवंबर 2014 से 20 दिसंबर 2014 तक जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होते हैं। और बीजेपी पूरी जान लगा के इलेक्शन लड़ती है। और इस बार जब रिजल्ट आता है तो हर कोई शॉक था। बीजेपी जिसको ज्यादा सीटें नहीं मिलती थी जम्मू एंड कश्मीर में, उसको 25 सीटें मिली, जो कि PDP से 3 सीटें पीछे थी। PDP को 28 सीट मिली थी। और इस इलेक्शन में बीजेपी ने जो नंबर अचीव किया था उसकी वजह से सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि बीजेपी के सपोर्ट के बिना जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट बनाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बाकी जितनी पार्टी थी उनमें भी लड़ाई थी। तो फिर यहाँ से बीजेपी ने क्या किया, PDP जो कि आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अपोजिट है बीजेपी से, उससे बात करना स्टार्ट किया। और अचानक से पता चलता है कि 25 फरवरी 2015 को अमित शाह और महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। और फिर 1 मार्च 2015 को दोनों मिलके जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बना लेते हैं। ये पहली बार था जब बीजेपी ने PDP का सपोर्ट किया था। और ये जो डेट है 1 मार्च 2015, ऐसा माना जाता है कि इसी दिन आर्टिकल 370 हटाने की नींव रख दी गई थी। जो डिमांड थी PDP की, बीजेपी ने सारी की सारी मान ली थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद को CM बनाना था, बीजेपी मान गई। और बीजेपी के निर्मल कुमार सिंह जो थे उनको डेप्यूटी CM बना दिया गया था। और बीजेपी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है, वो चुपचाप मान जाती है। अब इसके 1-2 साल तक ये लोग सरकार चलाते हैं। उसके बाद डेट आती है 19 जून 2018। और ऐसा माना जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक बीजेपी ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी। हालांकि ये एक अजम्पशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो अब होता क्या है कि 19 जून 2018 को अचानक से बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया PDP से। तो अब सपोर्ट वापस ले लिया तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकली उस पर्टिकुलर टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी गवर्नमेंट नहीं बची थी। और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 92 के हिसाब से जब ऐसी सिचुएशन होगी, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट का ब्रेकडाउन होगा या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा, तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। उसकी बजाय शुरू के जो 6 मंथ होंगे उसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नर होगा वो चलाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। अब इसके बाद क्या होता है कि 23 अगस्त 2018 को सत्यपाल मलिक को गवर्नर बना के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भेजा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे
इनके ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि बहुत सही से उस चीज को हैंडल करेंगे। सत्यपाल मलिक 2012 में ये बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुके थे, तो इनके ऊपर बीजेपी को कॉन्फिडेंस बहुत था। तो इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन ये थी कि गवर्नमेंट कोई थी नहीं और गवर्नर जो था वो ये सारी चीजें डील कर रहा था। लेकिन सत्यपाल मलिक जी के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आके गवर्नर बन जाने से काम पूरा नहीं होना था। असली गेम शुरू होना था 6 महीने बाद, जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा। और सब लोग उसी का वेट कर रहे थे कि 6 महीने पूरे हों और प्रेसिडेंट रूल लगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब ये जो 6 महीने बचे थे, इस बीच में अगर गवर्नमेंट बन जाती तो दिक्कत आती आर्टिकल 370 को हटाने में। देखिए अभी थोड़ा सा वेट करेगा, अभी ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ये अभी सेंस करेंगी, ये सारी चीजें जाके एक ही जगह मिलेंगी। तो ये जो 6 महीने का टाइम था, इस पर्टिकुलर टाइम पे बीजेपी का बिल्कुल मन नहीं था गवर्नमेंट बनाने का, तो अपना चुपचाप बैठ जाती है। अब बीजेपी तो बैठ जाती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि बाकी पार्टियां जो थी जैसे पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, इन सब के डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं और ये सब अपने डिफरेंसेस जो थे इनके उनको दूर करके 21 नवंबर 2018 को, यानी कि 6 महीने पूरे होने से जस्ट 1 महीना पहले ही कोशिश करते हैं गवर्नमेंट बनाने की, और ये तीनों पार्टियां एक साथ आ जाती हैं। और ये जो तीनों पार्टियां थी ये उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लूलेस थी, ये सरकार बनाने में लगी थी, लेकिन इनको कुछ आइडिया नहीं था कि आगे होने क्या वाला है। तो इसके बाद 21 नवंबर 2018 को ये जो पार्टियां थी ये गवर्नर यानी कि सत्यपाल मलिक को रीच करती हैं। महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो फोन वगैरह ट्राई करती हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठता है। उसके बाद वो फैक्स भेजती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए गवर्नर सत्यपाल मलिक को, लेकिन आप कोइंसिडेंस देखिए उसी पर्टिकुलर टाइम पे फैक्स मशीन खराब हो जाती है। अब देखिए 21 नवंबर 2018 की जो डेट थी वो तो टल गई थी, लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने में अभी टाइम था। 20 दिसंबर 2018 को 6 महीने कंप्लीट होने थे। तो इसी बीच गवर्नर सत्यपाल मलिक जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजते हैं कि जिस तरीके के हालात है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और जिस तरीके से पार्टियों में मारामारी मची हुई है, तो यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि एमएलए वगैरह जो हैं उनको खरीदने की या फिर पैसे देके अपनी तरफ करने की, ये सारी चीजें होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट फॉर्म करना सही नहीं रहेगा, और ये जो रिकमेंडेशन थी ये एक्सेप्ट हो जाती है। अब इसके बाद डेट आती है 20 दिसंबर 2018। इस दिन 6 महीने पूरे होते हैं और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रेसिडेंट रूल है वो लग जाता है। अब जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट खुद आके स्टेट को नहीं चलाते हैं, वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं जिसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं कि उनके बिहाफ पे स्टेट को कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। उस नोटिफिकेशन में सारी चीजें मेंशन होती हैं। तो सेम चीज जम्मू एंड कश्मीर के केस में भी होती है। 20 दिसंबर 2018 को 6 महीने पूरे होते हैं और 19 दिसंबर 2018 को प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। ये है वो नोटिफिकेशन। इसके सेकंड पेज के फर्स्ट पार्ट को देखिए, इसमें मेंशन है कि जो गवर्नर है वही प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जम्मू एंड कश्मीर को चलाएगा, जो कि सत्यपाल मलिक है। अब आप कहोगे कि ये जो 6 महीने थे इसका क्यों वेट हो रहा था? इस पर्टिकुलर टाइम पे भी तो गवर्नर सत्यपाल मलिक ही थे और वही जम्मू एंड कश्मीर को चला रहे थे। तो देखिए प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले गवर्नर के हाथ में ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने के बाद जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो गवर्नर के हाथ में बहुत सारी पावर आ गई। इस प्रेसिडेंट रूल लगने और प्रेसिडेंट का जो नोटिफिकेशन आया था इसकी वजह से जो गवर्नर था जम्मू एंड कश्मीर का यानी कि सत्यपाल मलिक, उनके पास इतनी पावर आ गई थी जितनी एक देश के प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। सिंपल भाषा में बस इतना समझ लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, वो जम्मू एंड कश्मीर के पीएम की तरह एक्ट करने लगे थे। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब इसी नोटिफिकेशन में फर्स्ट पेज के खा सेक्शन में देखिए, इसमें यह है कि देखिए जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट है नहीं, विधानसभा जो है वो भंग हो रखी है। तो विधानसभा का जो काम है वो किसी न किसी को तो करना होगा ना, तो करेगा कौन? तो इस प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन का जो खास सेक्शन है तो इसमें ये चीज बताई गई है क्योंकि विधानसभा भंग हो गई है तो उसकी जगह पे इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसके बिहाफ पे एक्ट करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 6 महीने का वेट क्यों हो रहा था और ये जो प्रेसिडेंट रूल आने के बाद जो नोटिफिकेशन आया था ये कितना इंपॉर्टेंट हुआ। इससे हुआ ये कि जम्मू एंड कश्मीर की जो पीएम की पोजीशन थी वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए गवर्नर सत्यपाल मलिक उनकी हो गई और जम्मू एंड कश्मीर की जो पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इंडिया की पार्लियामेंट हो गई। अब आगे चल के अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई चीज लानी है तो उसके अप्रूवल में जो दिक्कत आती थी वो खत्म हो गई इस एक नोटिफिकेशन से। मतलब कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला वगैरह इनकी जो पार्टियां थी इनके हाथ से पावर शिफ्ट होके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पहुंच गई थी। अब इतना काम करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो सिक्योरिटी थी उसके ऊपर ध्यान दिया गया क्योंकि कई सारी दिक्कतें खड़ी हो सकती थी। सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो होता है वो खड़ा हो सकता था, पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आ सकता था। तो इस चीज को लेके ऐसा कहा जाता है कि अजीत डोभाल, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लोन और जनरल विपिन रावत और इनके साथ मिलकर अमित शाह ने मीटिंग करी थी और एक मीटिंग लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लोन के घर पे भी हुई थी। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर चीज मैं बता रहा हूँ इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ हमने एक इंटरव्यू देखी तो थी जिसमें बताया था, कुछ बुक लिखी गई है, उनको जब मिलाया गया तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग
लोग थे जो इन्वॉल्व थे सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए। इसके बाद इसमें एक दो चीजें और बताई गई कि 1000 से ज्यादा जो सैटेलाइट फोन थे वो हाई रैंक ऑफिसर जो थे उनको दिए गए। उनको अलाउ नहीं था कि नॉर्मल फोन से वो लोग बात करें। और 20 C-17 ट्रांसपोर्ट कैरियर जो थे इनको रेडी किया गया 45,000 पैरामिलिट्री को जल्दी से जल्दी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिप्लॉय करने के लिए। और 5 अगस्त 2019 की जो डेट थी वो डिसाइड हुई थी आर्टिकल 370 को हटाने के लिए। और इसी के हिसाब से सारे अरेंजमेंट किए जा रहे थे सिक्योरिटी वगैरह को देख के। लेकिन इसी बीच में अमरनाथ यात्रा जो थी वो भी थी। तो 2 अगस्त 2019 को एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि डिवोटीज यात्रा बीच में ही रोक दें और जो कश्मीर वैली है उसको छोड़ के वहां से बाहर ये मुझे नहीं अब यहाँ से पता लोगों को लगने लगा था कि शायद कुछ बड़ा होने वाला जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। फिर इसके 2 दिन बाद 4 अगस्त 2019 को जितने कश्मीर के लोकल लीडर थे इनको हाउस अरेस्ट नजरबंद कर दिया गया और मोबाइल भी ले लिए गए इनसे। और उसी दिन रात में धारा 144 भी लागू कर दी गई। और इसमें यह भी बताया गया कि 4 अगस्त की जो रात थी आधी रात में ही पीएम मोदी जो थे वो एक सीक्रेट गाड़ी में प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 5 अगस्त 2019 को यानी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो होना था उसके डिस्कशन के बारे में बात करने के लिए गए थे। अब इसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन आर्टिकल 370 को हटाना था यानी कि 5 अगस्त 2019 मॉर्निंग का टाइम था। और मॉर्निंग में ही इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक नोटिस इशू करते हैं। ये उस नोटिस की कॉपी है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि नोटिफिकेशन का मतलब क्या था और इसको इशू क्यों किया गया। तो देखिए शुरू में मैंने एक चीज बताई थी आपको, आर्टिकल 370 को हटाने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लेनी होगी तभी आर्टिकल 370 हट सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो तो डिसॉल्व हो गई, वो तो है नहीं, तो फिर अप्रूवल कौन देगा। तो ये जो प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन आया था मॉर्निंग में ये उसी चीज का सोल्यूशन था। इसके अंदर इस नोटिफिकेशन की पहली लाइन पढ़ी है, हमने जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है यानी कि सत्यपाल मलिक से परमिशन ले ली है। बाकी नीचे जो इसमें पूरा लिखा गया है इसमें सिंपल सा मतलब ये है कि आज से जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाएगा। ये देखिए 2D जो है ये इसमें लिखा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, लीगली ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी चीज का नाम चेंज करके उसका कुछ और नाम कर दो। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 367 में ऐसे अमेंडमेंट होते हैं और ये चीज की जा सकती है। इसके साथ साथ फर्स्ट पॉइंट का पहला और दूसरा पार्ट देखिए, ये कह रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट ऑर्डर 1954 था जिसको अमेंड कर करके जम्मू एंड कश्मीर में प्रोविजन वगैरह ऐड किए गए, इसको पूरी तरीके से हटा के उसकी जगह ये नया प्रेसिडेंट ऑर्डर 2019 है ये लागू होगा। इसमें यह है कि जो भी इंडिया का कानून होगा वो एज इट इज जम्मू एंड कश्मीर पे लागू हो जाएगा बिना किसी एक्सेप्शन के। तो मॉर्निंग में जैसे ही नोटिफिकेशन आया इसके आते ही आर्टिकल 35A वगैरह सब राइट अवे खत्म हो गए। अब इसके थोड़ी देर बाद अमित शाह राज्यसभा पहुंचते हैं, लेकिन अमित शाह जब राज्यसभा के अंदर घुस रहे थे तो एक रिपोर्टर ने इनकी फोटोग्राफ ले ली थी एक डॉक्यूमेंट के साथ। ये वो पिक थी, इसको आप जूम करोगे तो ये फोटो है। इसमें मेंशन है कि कौन कब क्या काम करेगा और इससे ही समझ में आ गया था कि रात में पीएम मोदी प्रेसिडेंट से मिलने क्यों गए थे। और पूरे मीडिया थोड़ा में और इसकी वजह से हो चुका था और लोगों को समझ में आ गया था कि आर्टिकल 370 हटाने की तैयारी चल रही है। तो इसके बाद अमित शाह जो थे उनकी एंट्री राज्यसभा के अंदर होती है और अब टाइम था आर्टिकल 370 का पूरी तरीके से हटने का। अब यहाँ पे अमित शाह जो थे वो रेजोल्यूशन लेके आए थे और उनका काम ये था कि इस रेजोल्यूशन को पास कराना, यानी कि अब वोटिंग होगी राज्यसभा और लोकसभा में और अगर मेजोरिटी में वोटिंग आ जाती है तो ये जो रेजोल्यूशन है ये पास हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस रेजोल्यूशन के अंदर था क्या। तो देखिए ये उस रेजोल्यूशन की कॉपी है। तो इसमें यह था कि आर्टिकल 370 के जितने भी पार्ट हैं ये सारे के सारे खत्म होंगे। दूसरी चीज, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज जम्मू एंड कश्मीर पर लागू हो जाएगा बिना किसी एक्सेप्शन के। और इस रेजोल्यूशन को इस तरीके से बनाया गया था कि आगे चल के कोई और गवर्नमेंट भी आएगी तो उसको भी हटाने में दिक्कत आएगी। तो इसके बाद वोटिंग लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ये पास हुआ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया। अब ये होते ही आर्टिकल 370 पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर से हट चुका था और अब इंडियन गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में रूल बनाने के लिए उसको अप्रूवल नहीं लेना होगा। तो इस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया। लास्ट पार्ट वाज द बेस्ट, ये वाला पार्ट। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी प्लानिंग दी थी, बहुत अच्छा किया था। कितनी मेहनत, कितना दिमाग लगाया बीजेपी ने है। जो अपने मैनिफेस्टो में किया था करके दिखाया। इम्पॉसिबल था उसको किया है। बहुत कमाल किया देश के लिए। बहुत कमाल देश के लिए। उनको थोड़ी को कुछ मिलना है इससे, देश के लिए कर रहे हैं। देश को स्ट्रॉन्ग ये है, ये नीची है पार्टी। अब अगर बीजेपी बोल रहा है पीओ के आएगा वापस तो आएगा। उसकी प्लानिंग भी चल रही होगी। चल रही होगी। जब सही समय आएगा सब कुछ होगा।
साथ में प्रोग्रेस करनी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है, तब और पावर आएगी। तो बीजेपी बहुत अच्छा कार्य करेगी। लोग अगर बीजेपी को जिताते रहे तो इंडिया बहुत आगे जाएगा, और अगर नहीं जिताया तो वही पुराना इंडिया चाहिए, तो वही मिलेगा। फिर रोते मत रहना, फिर मत कहना यूएसए आगे निकल गया, रशिया आगे निकल गया, पाकिस्तान आगे निकल गया, फलाना डमकाना। बीजेपी को बहुत इन्वेस्ट करनी है एजुकेशन के लिए, हाँ। कि बच्चा चाहे किसका कोई भी रिलीजन हो, उसे सही एजुकेशन मदरसा बंद करो, जिससे लोगों को यूनिफॉर्म सिविल को जो कोड है वो लेके आओ, वो सब होना चाहिए। और वो ये बीजेपी ही कर सकती है, और कोई कर नहीं सकता, ना करना चाहेगा। वो चाहेगा भी नहीं, उसमें तो चाह भी नहीं होगी। वो तो यही चाहेगा कि इंडिया डूबता रहे, हम टुकड़े टुकड़े करके बस राज करते रहे। उनको इंडिया की प्रोग्रेस, इंडिया की जनता से कोई लेना देना नहीं होगा। बीजेपी इज द ओनली कंट्री जो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहती है। उनका विजन यही है कि हमने इंडिया को टॉप पे लेके जाना है। दैट ये एक अकलौती ही आज के टाइम की पार्टी है। मैं इससे ज्यादा नहीं और किसी को समझा सकती। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।